अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। कॉमन एक लोगों को क्वेश्चन भी था और बहुत से पेशेंट्स मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट करके कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। दैट इज़ किन मरीजों को एस्पिरिन या लोप्रिन दवा लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लोप्रिन ले रहे होते हैं, वो लोप्रिन ले रहे होते हैं और उसकी इंडिकेशन नहीं होती, और बहुत से लोग लोप्रिन नहीं ले रहे होते, एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है। इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहिए। ऑल्दो ये एक डॉक्टर टारगेटेड डिसीजन है, लेकिन एक जनरल रूल के लिए और जनरल शऊर के लिए और नॉलेज देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें टेक्निकलिटीज तो डॉक्टर डिसाइड करेगा डेफिनेटली कि किसको वो मेडिसिन लें। आज खुद ये दवा शुरू ना करें कि मेरी ये वीडियो सुन के अपने आप पे ये दवा चीज़ अप्लाई ना करें। डेफिनेटली यू हैव टू टेक द ओपिनियन फ्रॉम योर क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन मैं जनरल आपको सिर्फ एजुकेशन देने के लिए इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, लोप्रिन है क्या चीज़। एस्पिरिन या लोप्रिन डिफरेंट स्ट्रेंथ में आती है, 75, 81, 150, 300 डिफरेंट इसकी मिलीग्राम में डोजेज होती हैं। इसका काम क्या है और इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, पहले इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, फिर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में इसका काम ये कि एंटी प्लेटलेट्स को ये इकट्ठा क्लम्प और उसको जत्था बनाने में ये उसको रुकावट है, उसको इकट्ठा होने नहीं देता। प्लेटलेट्स को इकट्ठा होके क्लॉट बनाने में या प्लेटलेट्स क्लम्प्स बनाने में इसका नेगेटिव रोल है। ये प्लेटलेट्स को इकट्ठा होके वहाँ पे किसी भी जगह पे ब्लॉकेज होने से रोकता है। मेन इसका मैकेनिज्म ये है। कहाँ ब्लॉकेज हो सकती है? अगर तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो। एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या मुराद है कि नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स के डिपॉजिट्स हों। नालियाँ आपकी जो नॉर्मल नाली का डायमीटर होता है उससे वो तंग हो जाए और उसके अंदर अंदरूनी दीवार के साथ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो वो नाली तंग हो जाती है। और नाली जब तंग होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो फंस के चलता है। खून जब वहाँ से गुजरता है तो उसको बड़ी जोर और मुज़ाहमत का सामना होता है और वो मुश्किल से मुज़ाहमत के जरिए अपना रास्ता बनाता है। जब वो वहाँ से मुज़ाहमत के जरिए अपना रास्ता बनाता है तो वो जो दीवारें होती हैं जहाँ से वो रुकावट होती है वो ऊपर से थोड़ी सी इरोड हो जाती हैं, छिल जाती हैं। उसके ऊपर से सरफेस जो होती है वो नेकेड हो जाती है, बेयर हो जाती है। अब ये जो एरिया होता है ये पसंदीदा जगह है प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने की। जब उस जगह के ऊपर प्लेटलेट्स जाके क्लम्प करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो वो नाली को मुकम्मल बंद कर देते हैं और नाली जहां बंद होगी वहां प्रॉब्लम होगी, वो मुसीबत में आ जाएंगे आप। अगर दिमाग की नाली में ये सारा प्रोसेस होगा तो आपको फालज हो जाएगा। दिल की नाली में ये प्रोसेस होगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। या आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में ये क्लॉट बनता है तो वहां पे गैंग्रीन हो जाती है, वो एरिया डेड हो जाता है, वो एरिया ब्लैक हो जाता है ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के नतीजे में नालियों के बंद होने को रोकने के लिए लोप्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कि प्लेटलेट क्लम्प्स को वहाँ पे बनने नहीं देती और वो अगर वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ी बहुत है भी सही तो वहाँ पे प्रॉपर वो मुकम्मल बंद नहीं होती और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो तीन कैटेगरियों में इसको तीन कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें हर हतमन आपने लेनी ही लेनी, शायद इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा दो दवाइयों को मिला के देते हैं, जिस तरह एस्कार्ड प्लस है या लोप्लेट प्लस है, जिसमें दो खून को पतला करने की दो दवाइयाँ होती हैं। वो लोग जिनको पहले दिल का मसला है, कभी पहले दिल का अंजाइना हो चुका है, दिल का प्रॉब्लम चाहे छोटी मिकदार में हुआ हो या स्टेंट डाला हुआ हो, दिल का मसला अगर उनका लेबल्ड है एकोकार्डियोग्राफी पे या एंजियोग्राफी पे, उनको ये मस लेनी ही लेनी है। डोज आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। वो लोग जिनको पहले फालज मुकम्मल हो चुका हुआ है या थोड़ा सा फालज हुआ और वो क्लियर हो गया और आप 100% रिकवर कर गए, उनको सारी जिंदगी लेनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जिनके पाँव में हाथों में कहीं क्लॉट मौजूद है और वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे आप उसको कंफर्म कर लेते हैं, तो हतमन उस पेशेंट में आपने ये दवा ज़रूर इस्तेमाल करानी है। वो लोग जिनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और उसमें रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको दिल का मसला नहीं है, पहले कभी फालज नहीं हुआ, आपको शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप देखा देखी में लोप्रिन लेना शुरू कर देते हैं और आपको कोई एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ही नहीं है, ना आपको पहले वो डेवलप हो चुका हुआ है, तो इससे आपको हार्म होने का चांस ज़्यादा है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग लोप्रिन ले रहे होते हैं तो उनको कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, खून लेते हैं, खून जमता नहीं है, खून की उल्टी आ सकती है, मैदे में अल्सर बन सकते हैं,
इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि बेनिफिट आप कोई भी नहीं ले रहे हो, सिर्फ रिस्क ले रहे हैं, तो ये हाथमंद अकलमंदाना चीज़ नहीं है कि इसको प्रेस्क्राइब किया जाए या किसी से पूछ के देखा देखी। लोग देखा देखी में भी लेना शुरू कर देते हैं कि हमारी फैमिली में हार्ट अटैक का मसला है तो मैं आप इसको लेना शुरू कर देता हूँ। नो, आपकी नालियाँ जब खुली हुई हैं, आपको जब रिस्क फैक्टर असेसमेंट नंबर जो स्कोर है वो 0 पे है, तो उसमें इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा कोई भी नहीं। तीसरे कैटेगरी में डिसीजन लेना सबसे मुश्किल है कि अगर आपको दिल का मसला अभी डेवलप नहीं हुआ, आपको स्ट्रोक नहीं हुआ, आपको कहीं क्लॉट नहीं हुआ और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रूव नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड का मसला है, गुर्दों के मसाइल हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सीडेंट्री लाइफ है, मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर असेसमेंट की जाती है। अगर तो आप रिस्क फैक्टर असेसमेंट में जो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो उसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देख के इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर आप लो रिस्क में है तो हम ये एडवाइज नहीं करते। इसलिए सब शुगर के मरीजों में, अगर अक्सर मैं देखता हूँ शुगर के मरीज लोप्रिन भी ले रहे होते हैं, अगर शुगर के मरीज की कैटेगरी रिस्क असेसमेंट में लो कैटेगरी है तो उसमें लोप्रिन ना दें। लेकिन अगर वो हाई कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकिंग भी करता है, बाकी मसाइल भी हैं, वो डॉक्टर आपका रिस्क असेसमेंट कर लेता है, अगर वो मॉडरेट टू हाई रिस्क असेसमेंट में आता है तो पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल करके लोप्रिन स्टार्ट कराई जाती है विद क्लोज ऑब्जर्वेशन कि कहीं से कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। और अक्सर हम अपने पेशेंट्स को जब लोप्रिन या खून पतला करने वाली दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं तो मैदे की दवा जरूर दी जाती है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, कि अगर इसमें ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा है तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही मैदे की दवा दे दी जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज की वो मेडिसिन आती हैं ताकि जो आपको बेनिफिट लेना है वो तो आपको मिल रहा है, रिस्क फैक्टर्स को पहले से ही आप प्रिवेंट कर लें। तो लोप्रिन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन बाज़ दफ़ा एमरजेंसी सिचुएशन में भी दी जाती है। स्ट्रोक के अंदर मेरा पूरा लेक्चर उस पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में तो वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस आप किसी को देते हैं ये टोटल रिस्क असेसमेंट की बेस पे है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। ये इंडिविजुअल बेस अप्रोच है, ये फिक्स अप्रोच नहीं है। बाज़ मरीजों में ये दे सकते हैं, बाज़ मरीजों में ये नहीं दे सकते। बाज़ मरीजों में लो डोज में देते हैं, बाज़ लोगों में डबल डोज में, डबल मेडिसिन भी एक टैबलेट में ऐड करके दी जाती हैं ताकि आपकी पेचीदगियों को हतमन प्रिवेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच।